नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, रुड़की में दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपसी विवाद को लेकर युवकों के बीच मारपीट हुई है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। तो सिविल लाइन कोतवाली के सोलानी पुल का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और रुड़की में दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा है। तो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी विवाद को लेकर युवकों के बीच मारपीट हुई है। तो वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। सिविल लाइन कोतवाली के सोलानी पुल का यह मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे युवक का बेल्टों से, डंडों से पिटाई की जा रही है। और आपसी विवाद को लेकर युवकों के बीच मारपीट हुई है। दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा है। जमीन पर गिराकर किस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा है। आपको बता दें, रुड़की की ये तस्वीरें हैं और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवकों के बीच मारपीट की ये तस्वीरें रुड़की से सामने आ रही हैं। तो आपसी विवाद को लेकर युवकों के बीच मारपीट हुई है। वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। बवाल की तस्वीरें रुड़की की हैं, जहां दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। तो विकासनगर से बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। शक्ति नहर के किनारे चला बुलडोजर। तो अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। जल विद्युत निगम की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है। शक्ति नहर के किनारे बुलडोजर चलाया गया। अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। जल विद्युत निगम की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया। विकासनगर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। यहां ढकरानी में प्रशासन ने शक्ति नहर के किनारे अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां वो ऋषिकुल ऑडिटोरियम में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने का तरीका है। उत्तराखंड के विकासनगर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां ढकरानी में प्रशासन ने शक्ति नहर के किनारे अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रविवार सुबह 7 बजे से प्रशासन ने शक्ति नहर किनारे उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि से अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पहले चरण को शुरू कर दिया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्रवाई को 4 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 52 चिन्हित मकानों को तोड़ा गया, जिसके लिए 8 जेसीबी समेत 4 प्लेटन पीएसी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्रवाई के लिए 52 परिवारों को 24 घंटे में कार्रवाई के अंतिम नोटिस जारी किए थे। शुरुआत में शक्ति नहर के दूसरे किनारे पर ढकरानी पुल तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। सुबह से कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ था। आनन पानन में अपना उपयोगी सामान खुद ही समेटते हुए देखे गए। टीम न्यूज स्टेट। सीएम धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां वो ऋषिकुल ऑडिटोरियम में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने का तरीका है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, उनके साथ में स्वामी रामदेव भी नजर आए और हरिद्वार की तस्वीरें हैं। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मुख्यमंत्री के साथ में नजर आए। तो आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, महामंथन किया गया था, जिसमें
मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके साथ में स्वामी रामदेव और सतपाल महाराज नजर आए। और आयुर्वेद की जो महत्ता है, उस आयुर्वेद की महत्ता को हम सब लोगों ने पिछले दिनों कोरोना महामारी के समय में इसके महत्व को, इसकी महत्ता को भली भांति हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, जब किसी प्रकार का उपचार भी काम में नहीं आ रहा था, इंजेक्शन भी काम में नहीं आ रहे थे, सारी दवाइयां फेल हो रही थी, तो उस समय हम लोग कौन सी पद्धति को अपना रहे थे? जरा जोर से बोलिए। तो भाइयों बहनों, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु यह आदर्श जीवन जीने की पद्धति है और आदर्श जीवन जीने का तरीका है। जहां देखिए आप, गंगा जी यहां निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, उधर देखेंगे तो आप महाकाली निकलती हैं, सरयू निकलती हैं, ऐसे अनेकों नदियां जो 12 महीने चलती रहती हैं, वो प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसके ऊपर से बड़ा भूभाग, एक बड़ा भूभाग 71%, कम नहीं 71% भूभाग वनों से आच्छादित है और उसमें से भी 7 पर्वतों से आच्छादित है। ये पहाड़ का जो पानी है, आप देख रहे हैं, एक तरफ ये बिजली पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ यहां से लेकर संपूर्ण देश के काम, कहीं आचमन से लेकर, पीने से लेकर, सींचने तक का काम में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ की जवानी, वो जवानी भी आज वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, कोई तकनीकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ की जवानी काम आ रही है। आज देश की सीमाओं को भी अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के नौजवान हर घर से कोई न कोई सेना या अर्धसेना में काम कर रहा है। बीजेपी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और इसी को लेकर देहरादून में बीजेपी पार्टी विस्तार के काम में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बड़ी तादाद में दूसरे दलों के लोग बीजेपी में शामिल हुए और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि विकास को देखकर अब जनता का प्रेशर अपने नेताओं पे है और किसी भी दल का जो नेता होगा उस जनता के प्रेशर में आ ही जाता है। तो बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और अब हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में बदली है। अब बूथ स्तर पर दूसरे दलों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम पार्टी में जोड़ेंगे। उसी अभियान के तहत गंगोली हाट का हमारा दूसरा कार्यक्रम है और भविष्य के अंदर हम इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर और व्यापक स्वरूप देने वाले हैं। 23 मार्च को दामी सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी बड़े स्तर पर जश्न मनाने की तैयारी में है और साथ ही प्रदेश भर में सरकार की योजना और कामों से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। वहीं सरकार के अब तक के कार्यकाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। तो 23 मार्च को सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। कार्यकाल को लेकर सियासत भी तेज हो रही है, जहां बीजेपी बड़े स्तर पर जश्न मनाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश में है। आपको बता दें, अब तक के कार्यकाल पर अब बयानबाजी भी नेताओं की तेज हो गई है। ये पार्टी देश की पहली पार्टी है, चाहे केंद्र सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 9 वर्ष हो और राज्य सरकार के नई सरकार का 1 वर्ष हो। हम 1 वर्ष में क्या क्या किया है ये जनता के बीच तक पहुंचाते हैं। सरकार ने भी कार्यक्रम तय किए हैं, उनके हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिला मुख्यालयों पर जाकर विकास पथ का विमोचन करेंगे। अगले दिन 24 और 25 तारीख को हम लोग जो है बहुउद्देश्य शिविर लगा रहे हैं हर विधानसभा के अंदर, और सरकार की जो योजना है वो नीचे तक पहुंचे और जिन लोगों को उसका लाभ मिला प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ मिले, इस दृष्टि कार्यक्रम पार्टी ने। उसके बाद हमारा एक 15 लाख पत्रक हमने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के हमने निकाले हैं और बाद में हमारा बूथ स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष है, हमने उससे कहा कि प्रत्येक गांव तक उसको ले जाना है। देखिए, कार्य योजना नहीं दिखाई दे रही, कोई समाधान नहीं, नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं, और किसान जागरूक से
घिरा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ किसान, और जो शोषित वंचित समाज है मुख्य धारा में आने के लिए उन्होंने कोई पहल नहीं की है। तो मेरा स्पष्ट है कि सरकार अपने वायदों से मुकरी है, और 1 साल का कार्यकाल में देखने को मिला है कि अपने जो बजट है उसका बजट भी खर्च नहीं कर पाई है। विभागवार आप देखें तो किसी भी विभाग ने कोई भी बजट में खर्च नहीं कर पाई। हरिद्वार से बड़ी खबर, बजट पर सीएम धामी का बड़ा बयान। सीएम ने बजट को बताया समावेशी, बजट से नए उत्तराखंड का संकल्प होगा पूरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने बजट को बताया समावेशी, तो बजट से नए उत्तराखंड का संकल्प पूरा होगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो बजट पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सभी लोगों का समावेश किया गया है, बजट को समावेशी बजट बताया है, और बजट से नए उत्तराखंड का संकल्प पूरा होगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बजट से नए उत्तराखंड का जो स्वप्न है वो साकार होगा, और सीएम ने बजट को समावेशी बताया है। इस बजट को हम लोगों ने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। ये सभी के लिए समावेशी बजट है, और इसमें उत्तराखंड के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की चीजों को आगे लाया जा सकता है, उन सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और यह बजट एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। यह बजट उत्तराखंड के तीसरे दशक को सार्थक करने वाला बजट है। बजट को लेकर सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां बीजेपी नेता मंत्री प्रदेश भर में लोगों को बजट की खूबियां बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ साथ प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस विधायकों ने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य जो हमारी सिंचाई में किसी बजट की इसमें कटौती कर दी गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार के संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है। नौजवानों को 22,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। नकल विरोधी कानून लाए हैं, उससे पहले हमारी मांग थी कि उसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 15 मार्च को पेश हुए बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तकरार जारी है। कोटद्वार में एक ओर जहां बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने इसे आम जनता का बजट बताया, वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने बजट को निराशाजनक बताया। उत्तराखंड राज्य का जो बजट अभी गैरसैंण में पास हुआ है, ये ऐतिहासिक बजट है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य के हित में नौजवान बेरोजगारों के लिए, राज्य के कृषि बागवानी क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में ये बजट ऐतिहासिक रहने वाला है। और उत्तराखंड राज्य रोजगार देने वाला राज्य बने, इस बजट में ये कमिटमेंट है कि हमने प्रावधान किया है। उससे ये राज्य 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने वाला है। पूरे प्रदेश के आम जनमानस को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले बजट से बड़ी अपेक्षाएं और आशाएं थी, लेकिन बजट पेश होने के बाद प्रदेश का हर वर्ग घोर निराशा में है। नौजवान साथियों के लिए रोजगार के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। महिला सशक्तिकरण जो कि हमारी रीढ़ होती है उत्तराखंड की, हमारी माता बहनें, उनके विकास के लिए कोई अतिरिक्त बजट की व्यवस्था नहीं की गई है।
तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, कल होगी धामी कैबिनेट की बैठक, शाम 5 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक कल होनी है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगा सकती है सरकार। तो आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है धामी सरकार की कैबिनेट बैठक कल। तो शाम 5 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें, शाम 5 बजे होगी कैबिनेट बैठक। एक और बड़ी खबर, लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग तेज, जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की रिपोर्ट, संस्थान के नाम पर खर्च का ब्यौरा तलब किया। तो हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8 मई को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग तेज की गई है और जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब की, संस्थान के नाम पर खर्च का ब्यौरा तलब किया है और हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो 8 मई को होगी मामले में अगली सुनवाई। प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटालों पर लगाम लगाने और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए अब राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से अब इस पर रिपोर्ट तलब की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संस्थान बनने में वर्षवार हुए खर्च का ब्यौरा तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अतिरिक्त शपथ पत्र देने का आदेश देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में राज्य सरकार की ओर से अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने और संस्थान के नाम पर हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई है। इसको लेके एक एप्लीकेशन लगाई थी हमने रिजॉइंडर के साथ और कोर्ट से मांग की थी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है फंक्शनल होना चाहिए और वैसे भी इसमें लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए हर साल इंस्टीट्यूशन के नाम पे खर्च हो रहे हैं। तो कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है सरकार को, 31 मार्च 2023 तक वर्षवार जो खर्चा है उसका डिटेल दीजिए और दूसरा ये बताइए कि लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट में क्या प्रोग्रेस है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब सवाल पूछे हैं। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। भ्रष्टाचार और पेपर घोटालों में सरकार को लगातार घेर रहे विपक्षी नेताओं ने अब लोकायुक्त के मामले में भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड राज्य के पास अपनी ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिससे कि राजपत्रित अधिकारियों के ऊपर या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर सीधे कार्यवाही की जा सके अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें दृढ़ निश्चय या मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई हैं और आज इतने वर्षों बाद भी राज्यवासी एक अदद लोकायुक्त के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड में वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार के प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त ऐसी कोई भी जांच एजेंसी नहीं है जो किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कर सके। टीम न्यूज स्टेट। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 की बैठक होने जा रही है। शासन प्रशासन बैठक की तैयारियों में लगी और इस बीच रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि इससे विश्व मंच पर रामनगर को एक नई पहचान मिलेगी। इससे विशेष रूप से पर्यटन को लाभ होने वाला है। पर्यटक बढ़ेगा तो उसके माध्यम से सभी चीजें जो पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें वो सब का उनको लाभ होने वाला है और जो एक नाम रामनगर का पूरे उसमें जाएगा तो इसके लिए G20 का बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए रहने वाला है। 20 देशों के 85 प्रतिनिधि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे हैं। ये प्रतिनिधि जिम कॉर्बेट में हाथियों के हैबिटेट सेंटर का निरीक्षण करेंगे। टीम 3 दिनों तक अलग अलग माध्यमों से जानकारी इकट्ठा करेगी।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एशियन एलिफेंट का हैबिटेट और संरक्षण देखने के लिए 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1200 से ज्यादा एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क कड़ी मशक्कत करता है। वहीं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाते हैं और इसी क्रम में इन 20 देशों के डेलीगेट रामनगर पहुंचे हैं। यहाँ इन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क के उस मॉडल को देखा है जिसे हाथियों के संरक्षण और इंसान से होने वाली मुठभेड़ को रोकने के लिए तैयार किया गया। देखिए 3 दिन का इनका विजिट अभी है, फील्ड विजिट है। कल एक मीटिंग है और उसके बाद इनका फिर टूरिज्म जोन्स का भ्रमण होगा। देखिए ये लगभग 20 से ज्यादा देश हैं जिसके अलग अलग प्रतिनिधि इस डेलीगेशन के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ का मैनेजमेंट देखने के बाद ये डेलीगेट अपने देशों में इसको अपनाएंगे और इसके लिए 3 दिन तक ये डेलीगेट कॉर्बेट पार्क में रहेगा और यहाँ के अधिकारियों से संवाद करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। बेमौसम बारिश से किसान परेशान। बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ओलावृष्टि ने फसलों को नष्ट किया तो सरसों और गेहूं की फसलें तेज बारिश से खराब हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है और फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। ओलावृष्टि ने फसलों को नष्ट कर दिया है। तो बेमौसम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं और हरिद्वार में बेमौसम बारिश की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि ने फसलों को नष्ट कर दिया है। बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो सरसों और गेहूं की फसलें तेज बारिश की वजह से खराब हो गई हैं। आपको बता दें, हरिद्वार में बेमौसम बारिश की वजह से किसान परेशान नजर आ रहा है। बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ये हमारी खेती है, गेहूं की खेती। हम गेहूं की खेती कर रहे हैं और ये जो बारिश हो रही है लगातार, इससे काफी नुकसान हो रहा है। फसल गेहूं की अधिकतर हिस्सा खत्म हो चुकी है, गेहूं गिर चुके हैं और उससे नुकसान काफी हो रहा है किसानों को। इससे तो इस टाइम ये फसल तैयार होने वाली थी जी, सारा ही नुकसान है बारिश से। लगातार जो 2-3 दिन जो बारिश हो रही और अब भी मौसम जो हो चुका तो ही बहुत काफी नुकसान हो रहा है। गेहूं पे, सरसों पे, फूल पे, आम पे, इन पे हर चीज पे मतलब बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है जी। सारा काला हो जाएगा जी। इसको कोई भी ना ही तो ये आटा खाने में और ना ही ये बेचने में, कहीं भी नहीं जा पाएगा जी। श्रीनगर के रहने वाले विश्वास नौटियाल ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। विश्वास ने हाल ही में आयोजित गेट परीक्षा में देश भर में 11वां स्थान हासिल किया। विश्वास ने 1000 गेट स्कोर में 830 अंक हासिल किए। विश्वास ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई श्रीनगर के कॉन्वेंट से की है, जबकि उन्होंने बीएससी देहरादून के SGRR कॉलेज से की है। मैं तो बहुत खुश हूँ असल में। अब ऐसा है कि उसने लाइन खींच दी आगे के लिए ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। तो बस अब उसकी तरह मेहनत करके हमें भी कुछ हासिल करना है। भैया बताता है हमको कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कभी कभी की थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, पर ऐसा है कि पढ़ना भी चाहिए साथ साथ पूरा। उसने इंटरमीडिएट जो है कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर से किया, ग्रेजुएशन SGRR देहरादून से, और वर्तमान में जो है PG की पढ़ाई कर रहा है वो IIT मुंबई से। अभी तो सोच रहा हूँ कि ICSE बेंगलोर चला जाऊँ मैं, तब देखो उसके बाद क्या विचार बनता है उसका। अभी वो वहीं है, घर भी नहीं आया करीब 1 साल से। केदारनाथ यात्रा को लेकर संबंधित विभागों की ओर से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि धाम में बर्फबारी और बारिश हो रही है, बावजूद इसके मजदूर बर्फ को साफ करने में जुटे हैं, जिससे पुनर्निर्माण के कार्यों को शुरू किया जा सके। साथ ही अन्य कार्यों को समय से निपटाकर केदारपुरी आने वाले तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले। इस बार जिला प्रशासन की ओर से देश विदेश से केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में समय पर यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना बेहद जरूरी है। इन दिनों केदारनाथ धाम में जहां बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वहीं पैदल मार्ग पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मजदूर जुटे हुए हैं।
देखिए, केदारनाथ धाम में और इस साल की यात्रा के लिए हमारी कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसमें एक है साफ सफाई और दूसरा है हमारे जो कूड़े कचरों की व्यवस्था है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मैटर है। तो इसी क्रम में जितनी हमारी साफ सफाई है उसके लिए सभी डिपार्टमेंट जो भी कई एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, उसके साथ ही हमारे जो NGOs हैं या जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आम जनता है, उनको भी हम लोग इस बार इंक्लूड करना चाहते हैं और कोशिश यही है कि लोगों को बेहतर एक एक्सपीरियंस मिल सके। इसके साथ ही जो हमारे पहले शौचालय बनते थे टेम्परेरी, उनको हटाकर हम इस बार सभी जगह पक्के निर्माण कर रहे हैं ताकि बेहतर शौचालय लोगों को मिल सके। और उसमें भी हम लोग फीडबैक सिस्टम जहाँ जहाँ हमारी सुविधाएं मिलेंगी, भले वो पानी पीने का पानी हो, साफ सफाई हो, टॉयलेट्स हो, सभी जगह हम QR कोड बेस्ड एक फीडबैक सिस्टम और एक क्वेश्चनियर टाइप का सिस्टम बना रहे हैं, जिससे कि हमें सब जगह पता चल सके कि कौन सी हमारी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, हमें और कहाँ कार्य करने की आवश्यकता है, और लोगों का फीडबैक हमें लाइव मिल सके और हम उनको और बेहतर सुविधाएं दे सकें। उत्तरकाशी में पंचकोसी वारुणी यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। खराब मौसम के बाद भी लोगों का जो आस्था में उनकी कम नहीं हो रही है और यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। यात्री जैसे यात्रा के मुख्य पड़ाव वरुणावत शिखर के टॉप पर स्थित ज्ञानजा गांव के ज्ञानेश्वर महादेव और ज्वाला माता के मंदिर पहुंचे तो वहां श्रद्धालु गढ़वाली भजनों पर जमकर झूमने लगे। दरअसल हर साल चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पंचकोशी वरुणा यात्रा का आयोजन होता है। वरुणा घाटी की जो यात्रा है ये धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन जो है विभिन्न पुराणों में है और मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए जो है इस बार मैंने प्रमुख जी से भी कहा, पर्यटन की दृष्टि से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी हमने जो है पर्यटन मंत्री जी से निवेदन किया था कि ये उत्तरकाशी जनपद की यात्रा जो है वरुणा घाटी की यात्रा है, ये यात्रा जनपद स्तर में नहीं बल्कि उत्तराखंड स्तर में ये घोषित हो। इसके है ये इसका जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है और कहा जाता है कि इसको वारुणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्णावत पर्वत है उसके तलाटी में बाबा काशी विश्वनाथ बसे हुए हैं और ये वर्णावत पर्वत है, ये कहा जाता है कि शिव की जो सभा थी वो यहाँ पर आयोजित होती थी और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता एकत्रित होते थे। इसलिए जो भी इस यात्रा को करता है उस यात्रा से उन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। और इसके साथ तो पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। आप